गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट के बारे में। काफ़ी बिगिनर्स को लगता है कि गिट और गिटहब एक ही चीज़ है, बट दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल बस गिट के बारे में बताऊंगा और कैसे ये हमारी प्रोग्रामिंग की या एक डाटा साइंस की जर्नी को थोड़ा सा इजी बना देता है। इस चीज़ को हम समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम गिटहब के बारे में बात कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी इन वीडियोस से आपको कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। इन केस आपको कोई डाउट आए तो डेफिनेटली मेरे से कमेंट में पूछें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गिट को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इसकी ज़रूरत क्या है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगा। मेरी रियल लाइफ स्टोरी है एक तरह से। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मैंने एक बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब वो प्रोजेक्ट भी नहीं बोल सकते, बेसिकली मैं क्या कर रहा था कि मैं स्ट्रीमलेट की हेल्प से, अब स्ट्रीमलेट के बारे में आप जानते कि नहीं पता नहीं, पर स्ट्रीमलेट की हेल्प से मैं एक वेब पेज बना रहा था। ठीक है, अब जब मैंने वो वेब पेज बनाया उसके लिए मैंने प्रॉपर कोडिंग करी, पाइथन की कोडिंग करी। पाइथन की कोडिंग करने के बाद मैंने वो वेब पेज बनाया और उसके बाद मैंने उसको अपने लैपटॉप में चेक किया। तो मुझे वो वेब पेज एकदम बढ़िया लगा, मेरे को मजा आ गया मतलब उस वेब पेज को देख के, और मैं फाइनली फाइनली बहुत ज्यादा खुश हुआ। ठीक है, बट इन दी एंड जब मैंने वही वेब पेज अपने स्टूडेंट्स को दिखाया, तो मेरे स्टूडेंट्स ने क्या किया, उसी वेब पेज को खोला अपने मोबाइल्स के अंदर। और जब उन्होंने मेरे ही वेब पेज को जो मैंने बनाया था उसको अपने मोबाइल में खोला, तो काफ़ी चीज़ें मोबाइल में उतनी बढ़िया तरीके से नहीं दिख रही थी। जैसे फ़ॉन्ट का जो साइज़ था वो बढ़िया नहीं दिख रहा था, और जो इनपुट बॉक्सेस थे वो प्रॉपर्ली अपीयर नहीं कर पा रहे थे, और जो कलर था वो भी अपीलिंग नहीं था। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने जो वेबसाइट बनाई ना वो केवल मैंने एक लैपटॉप के हिसाब से बना दी है, कि कोई लैपटॉप में देखेगा तो उसको तो सब कुछ प्रॉपर्ली दिखेगा, पर मोबाइल के लिए प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उसी रात में वापस आया, मतलब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के, तो रात में वापस आया और मैंने डिसाइड किया कि सुबह तक मैं दोबारा से इस पूरे कोड को देखूंगा और इसमें कुछ चेंजेस करूंगा। ठीक है, तो कोड में मैंने डिसाइड किया कि कुछ चेंजेस करने हैं मेरे को, और ऐसे चेंजेस करूंगा कि जो मेरी वेबसाइट है, मतलब बेसिकली जो वेब पेज है, वो एक मोबाइल फ्रेंडली वेब पेज बन जाए। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं पूरी रात लगा और मैंने अपने कोड में कुछ चेंजेस करे। चेंजेस करने के बाद जब मैंने उसको रन किया तो मेरी जो वेब पेज था वो मेरे लैपटॉप पे भी रन नहीं हुआ। ठीक है, अब लैपटॉप पे भी रन नहीं हुआ वो मेरे, मोबाइल के लिए दूर की बात, मेरे लैपटॉप में भी उसने बहुत सारे एरर्स दे दिए। अब मैं पूरी रात लगा और सुबह मैं अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि यार पूरी रात मेहनत करी, अब जो मेरी वेबसाइट है वो पहले लैपटॉप पे तो चल रही थी। ठीक है, पहले लैपटॉप पे तो चल रही थी, मोबाइल पे भले ही ना चले। अब तो ना तो वो लैपटॉप में चल रही है ना ही मोबाइल में चल रही है, दोनों में ही चलना बंद हो गई है। तो उस वक़्त ना मैं चाहता था कि किसी तरीके से मैं ये जो रात है ना इसको मैं किसी तरह से रेवर्ट बैक कर पाऊँ। मैं वापस उस कोड पे जा पाऊँ जो मैंने इनिशियली लिखा था। ताकि कोई बात नहीं, मोबाइल पे ना चले फ़िलहाल के लिए, लैपटॉप के लिए ही चल जाए। इन उसमें अपना मतलब शो तो कर पाऊँगा कि हाँ, मैंने कुछ बनाया है। बट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है? क्योंकि मैंने अपने जो ओरिजिनल कोड उसको मैंने खराब कर दिया था। ठीक है? वो खराब हो चुका था। अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, मैं उस कोड पे नहीं जा सकता था। ठीक है? और फिर मेरे को पूरा 1 वीक लगा वापस से शुरू से एंड तक वो कोड लिखने में, क्योंकि मैंने अपने कोड के बैकअप्स नहीं लिए थे, और जिसकी वज़ह से मेरा टाइम का वेस्ट बहुत हुआ। ठीक है? और मतलब काफ़ी इनएफ़िशिएंट काम रहा। तो मेरे ख़्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बेसिक सी ये है कि जब भी हम कोई भी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए हम कोड्स वग़ैरह लिखते हैं, तो उन कोड्स में ऐसा भी हो सकता है कि जो आप फ्यूचर में चेंजेस करें, और चेंजेस करने के बाद फ्यूचर में चेंजेस करने के बाद क्या पता जो आपकी वेबसाइट हो, मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, क्या वो सक्सेसफुली रन हो जाए या वो सक्सेसफुली रन ना हो। तो अगर वो सक्सेसफुली रन नहीं होगा ना, तो आपको उसको टैकल करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, और टैकल करने में जब टाइम लगेगा तो आप तब तक जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था ना उसको भी किसी को शो नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड कि आप इस ओरिजिनल प्रोजेक्ट में चेंज करें ही ना, ओरिजिनल कोड को एज इट इज़ रहने दें, और आप इसके साइड वाइज किसी कॉपी बना के उसमें चेंजेस करें। इससे क्या फ़ायदा होता है ना कि हमारे अलग-अलग
एक ही प्रोजेक्ट की अलग-अलग कॉपीज़ बनी रहती हैं और अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी हमारे पास रहती है, ठीक है? और इसी मैकेनिज़्म को बोलते हैं वर्ज़न वर्ज़न्स कि हम अपने ही प्रोजेक्ट के काफ़ी वर्ज़न्स रखना चाहते हैं और वो वर्ज़न को हम धीरे-धीरे अपग्रेड करना चाहते हैं और इन केस अगर कोई भी एक वर्ज़न में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन नहीं कर पाता, हमारा जो मॉडल है वो रन नहीं कर पाता, तो हम चाहते हैं कि हम तुरंत ही ना अपने प्रीवियस वर्ज़न में जंप बैक कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे ही वर्ज़न हमारे साथ रहें, हर वक़्त रहें और हम कभी भी उसके पास जा सकें। तो ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है गिट। गिट बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट के मतलब कितने भी वर्ज़न रख सकता है, जितना आप उसको ऑर्डर देंगे कि मेरे इस प्रोजेक्ट का या इस कोड का ना मेरे को इस टाइम इंटरवल के बाद एक वर्ज़न की कॉपी बनानी है, ठीक है? जब हम लिखेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से इस स्टोरी से आपको ये तो पता चला होगा कि गिट की क्या नीड है और क्यों ये हमारी लाइफ़ को थोड़ा-सा आसान बनाता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिट क्या है? एक वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है? मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, हाँ। गिट क्या है? हमारे पास एक वर्ज़न कंट्रोल सिस्टम है। मतलब इसके अंदर हम अपने ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्ज़न्स को रख सकते हैं और ये क्या करता है? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस को ट्रैक करता है कि क्या-क्या हम चेंजेस कर रहे हैं उसमें, ठीक है? कोड को मैनेज करता है और इसके अलग-अलग वर्ज़न को एफ़िशिएंटली हिस्ट्री में सेव करके रखता है, ठीक है? और किसी भी टाइम पे अगर मुझे लगे कि मेरे को ये वाले वर्ज़न से प्रीवियस वर्ज़न में जंप करना है, तो मैं उस पे जंप कर सकता हूँ, ठीक है? किसकी हेल्प से? गिट की हेल्प से, ठीक है? तो अब यही काम हम करने वाले हैं। उससे पहले हमको एक टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, उसका नाम है ब्रांचिंग क्योंकि बिना ब्रांचिंग के ना थोड़ा-सा मुश्किल होगा चीज़ों को समझना। तो सबसे पहले हम ब्रांचिंग को समझते हैं, ठीक है? और ब्रांचिंग को समझना बहुत ईज़ी है, ठीक है? राइटिंग थोड़ी-सी बेकार है। तो ब्रांचिंग का मतलब ये है ना कि मान लेते हैं कि आपका जो मेन प्रोजेक्ट है ना, मेन प्रोजेक्ट, उसमें आपने हल्का-फुल्का वर्क कर लिया है, ठीक है? हल्का-फुल्का वर्क कर लिया है, इतना वर्क कर लिया है कि वो मतलब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है? बट आप चाहते हैं कि उसके ना उसमें मतलब आप चेंजेस करें, तो आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट में तो चेंज करने नहीं वाले क्योंकि प्रॉब्लम आएगी इन केस अगर कुछ भी गड़बड़ होगी। और मान लेते हैं कि आपकी प्रॉपर एक टीम है, ठीक है? और उस टीम पे आप वर्क को बाँटना चाहते हैं, ठीक है? कि भाई तुम काम करना फ्रंट एंड बना देना, किसी को बैक एंड बोल देना, किसी को बोलोगे आपकी इस मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर देना, किसी को डाटाबेस का कोड दे दोगे। तो मतलब बहुत सारे अलग-अलग तरीके के पार्ट्स बन सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। तो अब हम यहाँ पे ना ब्रांचिंग की हेल्प ले सकते हैं। ब्रांचिंग का मतलब होता है इसी प्रोजेक्ट की ना मल्टीपल कॉपीज़ बना देना। इसी प्रोजेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाता और हर एक ब्रांच में ना सेम ही प्रोजेक्ट होगा, ठीक है? इसमें इसमें जितने भी आप कॉपी बनाना चाहते हैं, आप उतने कॉपी बना सकते हैं और इस हर एक ब्रांच का आप नाम रख सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है? इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मेन, मास्टर, डेमो और एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी। हालाँकि जो मेन होता है, वो तो मेन फ़ाइल के लिए होता है, ये जो आपकी प्रोजेक्ट वाली फ़ाइल है ना, इसके लिए होता है, ठीक है? बाकी वो आपके ऊपर है कि आप किस फ़ाइल को मेन मानना चाहते हैं। तो अब ये क्या है कि आपके पास इसी प्रोजेक्ट की डिफरेंट कॉपीज़ है। हर एक कॉपी को एक ब्रांच बोला जाता है और हर एक ब्रांच में ना आप अपनी तरीके से काम कर सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ ना कि इस वाले ब्रांच में ना मैं जो भी चेंजेस करने वाला हूँ, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो इन केस अगर मेरा ये वाला खराब हो गया, तो ये वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? और इन द एंड अगर मान लेते हैं कि सारे सक्सेसफुल हो गए, तो हम इन चारों को ही ना कंपेयर कर सकते हैं। कि किसमें कौन-सी चीज़ बढ़िया है और लास्ट में ना एक मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है? ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने पहला जो ब्रांच है वो किसी एक को दे दिया, फ्रंट एंड वाले को दे दिया, दूसरा वाला मैंने मशीन लर्निंग वाले को दे दिया, तीसरा मैंने किसी और को दे दिया। तो हर कोई अपने-अपने ब्रांच पे काम करेगा और इन द एंड हम उसको क्या कर पाएँगे, एक कंप्लीट इंटीग्रेट कर पाएँगे और प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना पाएँगे। तो इसी को बोलते हैं ब्रांचिंग टेक्नीक। ठीक है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट स्टेप कहाँ की पीपीटी ये पीपीटी ओके तो अब ब्रांचिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो अब दूसरी बात है हम इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं कि डाउनलोड कैसे करते हैं गिट को तो गिट को डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है आपको बस लिखना है गिट डाउनलोड और जैसे ही आप गिट डाउनलोड लिखेंगे तो आपका पहले ही ऑप्शन आ जाएगा ये वाला और इसके बाद आप यहाँ क्लिक कर देना डाउनलोड फॉर विंडोज़ और उसके बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा 64 बिट जो भी होगा उसके बाद
आप वहाँ पे उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल की बेसिक वही सिंपल प्रोसेस है, जैसे कोई गेम को इंस्टॉल करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो सेम वही प्रोसेस रहेगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको गिट को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद ब्रांचिंग मैंने समझा दिया, डाउनलोड करने के बाद अब हम एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल डेमो पे चलते हैं सीधे-सीधे। और प्रैक्टिकल डेमो के लिए मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसको मैं नाम रख देता हूँ गिट डेमो, ठीक है? और इस पूरे फ़ोल्डर को ना एक विज़ुअल कोड स्टूडियो के अंदर खोलता हूँ। फाइल, ओपन फ़ोल्डर, डेस्कटॉप, गिट डेमो, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ, डेमो1 डॉट पी वाई, पाइथन की फाइल बना रहा हूँ मैं। और इस पाइथन फाइल में मैं सिंपल लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं बहुत सिंपल कोड लिख रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा नहीं तो, ठीक है? तो इस फ़ोल्डर के अंदर अब मान लेते हैं ये जो मेरा पहला है ना, ये एक मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? हालाँकि मैंने इसमें कोड कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? बस ये सिंपल क्या है, एक प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत लंबा-चौड़ा कोड है, मान लेते हैं, ठीक है? तो अब मेरे को इस प्रोजेक्ट को सेव करना है। मैं चाहता हूँ कि ना जैसे ही मैंने इतना लिख दिया, इसको मैं सेव कर दूँ, इसका एक वर्ज़न बना दूँ। तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, और अपने आप अगर आपके लैपटॉप में गिट आपने इंस्टॉल कर दिया होगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएँगे। एक आ जाएगा गिट ग्राफिक्स यूज़र इंटरफ़ेस, और दूसरा बैश। तो हम बैश पे जाएँगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ कमांड्स लिखनी है, ठीक है? ये कमांड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे लिखी पड़ी हैं सारी कमांड्स, जिन कमांड्स की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है? मैं तो आपको डायरेक्टली टाइप करके लिख के दिखाऊँगा। ये रहा फ़ोल्डर हमारा, और इसके अंदर ये फ़ाइल है। ये विज़ुअल कोड के स्टूडियो के थ्रू लिखी थी हमने, और ये गिट है हमारा, जो हमने अभी खोला, ठीक है? सबसे पहले आपको चेक करना होता है गिट स्टेटस, गिस स्टेटस। और जैसे ही मैं लिखूँगा गिट स्टेटस, तो यहाँ पे लिखा आएगा नॉट अ गिट रिपॉज़िटरी। इसका क्या मतलब है कि अभी इस फ़ोल्डर के अंदर कोई भी रिपॉज़िटरी नहीं बनी पड़ी है। रिपॉज़िटरी का मतलब ये होता है, इसके अंदर कोई भी मतलब वर्ज़न कोई भी फ़ाइल नहीं है जिसके अंदर ये सेव्ड है। ठीक है? बेसिकली रिपॉज़िटरी मतलब पूरा प्रोजेक्ट ही होता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल वर्ज़न्स को सेव कर सकते हो। ठीक है? तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बनानी पड़ती है, एक लोकल रिपॉज़िटरी बनानी पड़ती है। अब इसको मैंने लोकल रिपॉज़िटरी बोला, क्योंकि ये सिर्फ़ आपके ही लैपटॉप में होगी। ठीक है? ये कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगी, कहीं भी अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमने इसको अभी कहीं पुश ही नहीं किया है इस रिपॉज़िटरी को। तो यहाँ पे सबसे पहले लोकल रिपॉज़िटरी बनाने के लिए आपको कमांड लिखनी पड़ती है गेट इन इट, ठीक है? जैसे ही आप ये लिखेंगे, तो इसने एक लोकल रिपॉज़िटरी बना दी इसी फ़ोल्डर के अंदर, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर के अंदर आप अपनी फाइल्स के वर्ज़न्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है? अब कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ता है फिर से गेट स्टेटस, ठीक है? तो अब सबसे पहले जैसे ही आपने गेट स्टेटस लिखा, तो इसने बोल दिया ब्रांच मास्टर, कि अभी ये कौन से ब्रांच पे है, मास्टर ब्रांच में है, ठीक है? ये मतलब बेसिकली इस ब्रांच का नाम है मास्टर, और ये बोल रहा है कि अभी तक आपने एक भी कमिट नहीं किया, मतलब बेसिकली एक भी वर्जन सेव नहीं किया, और यहाँ पे आ रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स, मतलब कि इस पूरे ही फोल्डर पे एक फाइल अवेलेबल है जिसका आप वर्जन बना सकते हैं, जिसको आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने उसको सेव नहीं किया, इसलिए वो अनट्रैक्ड में है, ठीक है? उसको कैसे सेव किया जाता है, उसके लिए कमांड लिखी जाती है गेट ऐड। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके इस फ़ाइल के अंदर मल्टीपल फ़ाइल्स होती, ठीक है? तो आपको यहाँ पे लिखना है डॉट। डॉट मतलब सारी फ़ाइल्स के वर्ज़न को बनाना, मतलब सेव करना चाह रहा हूँ। लेकिन आप केवल अगर एक ही फ़ाइल का वर्ज़न को सेव करना चाह रहे हैं, तो आपको उस फ़ाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है? मेरे ख़्याल से अब मैं समझा पाया होऊँगा कि अगर मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक और फ़ाइल बना देता हूँ, डेमो2 डॉट पी वाई, ठीक है? और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ प्रिंट दिस इज़ प्रोजेक्ट 2, ठीक है? इसको मैं सेव कर देता हूँ, और अब इसके अंदर 2 फाइल्स हैं। अब मैं अगर फिर से गिट स्टेटस लिखूँगा, तो अब इसके अंदर अनट्रैक्ड फाइल के अंदर 2 फाइल आ जाएँगी आपके पास, डेमो1 और डेमो2, मतलब आप इन दोनों के वर्ज़न्स को इस गिट लोकल रिपॉज़िटरी के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो अब अगर मेरे को केवल एक ही फाइल को सेव करना है, जैसे मान लेते हैं डेमो1 वालों को, तो मैं यहाँ लिखूँगा गिट ऐड और इस फाइल का नाम डॉट पी वाई, ठीक है? इस फाइल का नाम लिखूँगा मैं, ठीक है? लेकिन अगर मुझे दोनों ही फाइल्स को सेव करना है एक साथ, तो फिर मैं फाइल का नाम नहीं लिखूँगा, मैं डालूँगा यहाँ पे एक फुल स्टॉप, और मैं एंटर मार दूँगा। अब मैं क्योंकि दोनों फाइल को सेव कर रहा हूँ, तो मैं एंटर मार दूँगा। तो जैसे ही मैंने गिट ऐड के बाद फुल स्टॉप मार दिया ना, ये दोनों ही दोनों फाइल्स मेरे एक
क्या बोलते हैं, वेटिंग एरिया पे चले गए, इसको स्टेजिंग इंडेक्स बोलते हैं बेसिकली। वेटिंग एरिया का मतलब है कि ये अभी इसके अंदर सेव नहीं हुई है, ये बस बीच में वेट कर रही है कि इसमें सेव हो जाए। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। स्टेटस, ठीक है। अब जैसे गिट स्टेटस लिखेंगे ना, तो आपको देखो ये दिख जाएगा कि क्या कहते हैं, अभी तक आपने कोई भी चीज़ सेव नहीं करी है, लेकिन ये दोनों फाइल रेडी हैं सेव होने के लिए, ठीक है। ये दोनों फाइल रेडी हैं सेव होने के लिए। क्यों क्यों है रेडी? क्योंकि आपने पहले कमांड लिख दी थी कि इनको ऐड कर दो किसमें, वेटिंग एरिया पे, स्टेडिंग एरिया में, ठीक है। तो अब इसको सेव करने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों फाइल्स के वर्जन को मैं अभी सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, करंट। तो उसको लिए फॉर्मूला होता है गेट कमिट। आपको इन दोनों को कमिट करना है, और कमिट के बाद ना आपको एक मैसेज लिखना पड़ता है, और ये मैसेज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना। कि इस मैसेज में आप वो चीज़ लिखते हैं कि आपने जो अभी किया है प्रोजेक्ट में, ताकि इन केस फ्यूचर में आपको पता चल सके कि ये पर्टिकुलर जो अभी आप सेव कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये किस टॉपिक के ऊपर है या क्यों है ये, ठीक है। अगर मैं जैसे मान लेता, मैं इसको यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ, आई रोट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है, रोट, या फिर इनिशियल कमिट लिख देता हूँ मैं। इनिशियल कमिट सबसे आसान लगता है, इनिशियल कमिट सबसे पहला कमिट, ठीक है। इसको एंटर मार देते हैं। तो जैसे ही मैंने ये किया, अब मेरे जो इन दोनों फाइल्स के ना वर्जन को इस के अंदर सेव हो चुके हैं, ठीक है, करंट वर्जन को। कैसे चेक कर सकते हैं? मैं अब ले लूंगा गिट स्टेटस, तो ये दिखाएगा कि भैया कुछ भी नहीं है अब सेव करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सेव हो चुके हैं। और इसको आप गिट लॉग में जाके देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने अभी करंट वर्जन की एक कॉपी सेव कर दी है, ठीक है। और इसकी आईडी है ये बेसिकली आईडी आपको दिखा रहा होगा, ये आईडी है जिस से मतलब जिस जिस आईडी में ये दोनों फाइल सेव हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड में चेंज कर दूं, जैसे मान लेते हैं डेमो वन में मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, अब प्रिंट आई हैव मेड some changes over here, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव मेड इट सम चेंज ओवर हियर, ठीक है। तो अब मैंने कुछ चेंज कर लिया है। तो अगर मैं इसमें लिखूं गिट स्टेटस, ठीक है, तो अब देखो अब क्या लिखा आया कि आपने एक फाइल को मॉडिफाई कर लिया है, मतलब मेरे गिट ने, मतलब मेरे नहीं, लैपटॉप के गिट ने ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लिया कि एक फाइल में चेंज हुआ है। क्यों? कैसे पता चला उसको? क्योंकि उसने ना कंपैरिजन किया उस इमेज से, इमेज मतलब बेसिकली वो फाइल ही होती है जो सेव करी है, उस सेव्ड फाइल से जो हमने अभी करी थी, उससे कंपैरिजन किया अभी प्रेजेंट वाले वर्जन पे। तो अभी प्रेजेंट वाला वर्जन ये है, ठीक है, ये वाला वर्जन है। और पास्ट वाला वर्जन वो था जो हमने सेव किया था। तो उसने जब उससे कंपैरिजन किया ना, उसे पता चल गया कि यार अब ना एक और लाइन ऐड हुई है, आई हैव मेड सम चेंजेस ओवर देयर। तो उसने बोल दिया कि ये वाले जो चेंजेस है ना, इसकी इमेज आपने सेव नहीं की है, ठीक है। अब बेसिकली मैं अभी मतलब अभी यहाँ तो हम सिंपल कोड लिख रहे हैं ना, लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आपने मान लेते हैं कि इस यहाँ तक एक फर्स्ट स्टेप में बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट बना दिया था। अब आपने सेकंड पार्ट में ना उस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी को ऐड किया है, और आप चाहते हैं कि अब एक और वर्ज़न आप सेव कर पाएँ, क्योंकि आपने कुछ और फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो उसको फिर से सेव करने के लिए आपको सेम ही कमांड लिखनी पड़ती है। फिर से आपको जाना पड़ेगा गिट ऐड, और मैं बता दूँगा फुल स्टॉप, क्योंकि जो भी नहीं होंगे ऐड, वो ऐड हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद फिर से आपको लिखना पड़ेगा गिट कमिट, और कमिट के बाद आपको मैसेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करे, तो मैं इसमें डालूँगा एडेड न्यू फंक्शनैलिटी। ठीक है। अब मैंने एक्चुअली में कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करी, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल कोड लिखा है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड आपने बहुत मतलब कुछ मतलब सिग्निफिकेंट अचीव किया होगा अपनी कोडिंग में, तो आप यहाँ पे उससे रिलेटेड मैसेज लिख देंगे। और जैसे ही मैं इसको एंटर मारूंगा, तो अब इसके पूरे ही मतलब मेरे पूरे ही प्रोजेक्ट की दो कॉपीज, एक जो पहले थी और एक जो अभी, ये मेरे गिट के अंदर रिपोजिटरी के अंदर सेव हो चुकी है, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी के अंदर। कैसे पता चलेगा? आप लिखेंगे गिट लॉग, और आपको दिख जाएँगे कि अब आपके रिपॉज़िटरी के अंदर 2 इमेजेस सेव्ड हैं, ठीक है? एक पहली इमेज ये है और दूसरी इमेज ये है। इमेज ये मतलब बेसिकली 2 वर्ज़न सेव है, बहुत सिंपल वर्ड्स में, ठीक है? तो ये रहा, और ये रहा, 2 वर्ज़न सेव हो गए। तो मेरे ख़्याल से आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अलग-अलग वर्ज़न को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? एक लास्ट वर्ज़न और लिख देते हैं हम, ठीक है? ताकि थोड़ा-सा और बढ़ जाए। कि इस बार मैं लिख देता हूँ प्रिंट आई हैव एडेड न्यू वर्क हेयर। इसमें भी मैंने चेंजेस कर लिए, ठीक है, इसको मैं सेव कर दूंगा, और दूसरी वाली फाइल पे भी मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है।
print I have made some changes over here also, और उसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्या कहते हैं यहाँ पे आऊंगा, फिर से मैं लिखूंगा गिट इट्स स्टेटस, तो मेरे को बोलेगा कि इस बार दोनों ही फाइल में चेंजेस आ गए। उसको कैसे पता चला? सेम आंसर, इसके पास ऑलरेडी एक सेव्ड फाइल है प्रीवियस वाली, उससे कंपैरिजन कर रहा है और हमें बता रहा है कि इस बार भी चेंजेस हुए हैं, और इस बार भी आप सेव करने के लिए सेम कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गिट ऐड फुल स्टॉप एंड उसके बाद गिट कमिट। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक मैसेज लिखना पड़ता है, चेंज चेंजेस इन बोथ फाइल्स। ठीक है, तो अब जाके क्या कहते हैं, हमने ये वाली चेंजेस की सेव कर दिया। अब अगर आप प्रॉपर्ली वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी इस पूरे प्रोजेक्ट की कितनी कॉपीज को, कितने वर्जन्स को इसने सेव कर लिया है। 3 वर्जन्स को। कैसे पता चलेगा? गिट लॉग जाके, गिट लॉग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप पहला वर्जन ये इनिशियल कमिट वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा जिसमें फंक्शनैलिटी को ऐड किया था, और तीसरा ये रहा चेंजेस इन बोथ फाइल। अब 3 वर्जन हमने सेव कर लिया। ठीक है, एक बार हम पीपीटी में चलते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है कि नहीं करी, और जो बची होंगी उसको हम कवर करेंगे जल्दी। 1 मिनट। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। वो तो सही है कि मैंने यहाँ पे आ गया। वो ये है कि हाँ, अगर जब आप फर्स्ट टाइम उसको इंस्टॉल कर रहे होंगे, गिट को इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो जो भी आप कमांड्स देंगे ना यहाँ पे इस गिट बैश पे, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पहले टाइम ना आपको गिट बैश को बताना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस कर रहा है, ये जो चेंजेस कर रहा है यूज़र, उस यूज़र का नेम और ईमेल आईडी क्या है। बेसिकली मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तो मेरे को अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनिशियली जब आप मतलब इस बैश गिट बैश को खोलोगे, तो इनिशियली ना ये शुरुआत में ही आपसे बोल देगा कि प्लीज टेल मी हु यू आर, अपने बारे में कृपया बताइए। ठीक है, और कैसे बताएंगे आप? आपको ये कोड लिखना पड़ेगा इसके अंदर, गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर नेम, और आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जे मिश्रा रखा हुआ है, और मैंने अपनी इसको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये दोनों प्रोवाइड करेंगे ना, उसके बाद ही ये सारी फंक्शनैलिटी आप यहाँ पे कर पाएँगे, उसके बिना नहीं कर पाएँगे। तो इस बात का ध्यान रखना इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है? तो इसमें आना था हमको। हाँ, तो मैंने आपको गिट इनिट समझा दिया। गिट इनिट किस कमांड होती है? ये फर्स्ट टाइम किसी भी फ़ोल्डर के अंदर, मतलब जिस फ़ोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, उसके अंदर एक लोकल रिपॉज़िटरी को बिल्ड करने के लिए होती है, ठीक है? दूसरा गिट स्टेटस, ये आपका करंट स्टेटस बताता है कि करंटली कौन-सी फ़ाइल सेव्ड है, कौन-सा वर्ज़न सेव्ड है, कौन-सा वर्ज़न सेव नहीं है, और किस वर्ज़न में क्या अलग-अलग है, ठीक है? उसके बाद आप उसको वेटिंग एरिया में डाल सकते हैं अपनी फ़ाइल्स को ऐड होने के लिए। तो उसके लिए कोड होता है गिट ऐड डॉट या फिर गिट फाइल नेम। अगर एक फाइल को ऐड करना है तो फाइल नेम, नहीं तो या उसके बाद आपको कमिट के लिए वाला कोड लिखना पड़ता है, और कमिट के साथ आपको मैसेज लिखना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे प्लीज प्लीज टेल मी हु यू आर, उस केस में आपको अपना नाम और यहाँ पे इसको दे देना पड़ता है। ठीक है, और एक बार आप दे देंगे उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल यूजर लिखा हुआ है, तो आप हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि चेंज ब्रांच नेम। ठीक है, इन केस मान लेते हैं कि उसी पे कोड पे आ जाते हैं, फोल्डर। ठीक है, इन केस मैं मान लेता हूँ कि मेरे को ना ये अभी जो कौन सी ब्रांच में सेव करा है, मास्टर, मैं चाहता हूँ कि इसका ना नाम ये ना हो, इसका नाम कुछ और हो। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं, कोड, गिट ब्रांच, ब्रांच BRAN, गिट ब्रांच और कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एम, और आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है, तो मैं मान लेता है डेमो लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब ये इसने क्या करा कि मेरे जो ब्रांच था ना उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया, डेमो रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी ब्रांच का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ गिट ब्रांच, तो मेरे को बता देगा कितनी ब्रांचेस है, केवल एक ही ब्रांच है, कौन सी वाली, डेमो, डेमो वाली ब्रांच है। ठीक है, पहले मास्टर ब्रांच में था, अब ये डेमो ब्रांच में। तो इस तरीके से आप इसकी ब्रांच का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक, और अगला कोड आ जाते हैं, ब्रांच मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया है। अब क्या कहते हैं, इतनी प्रॉब्लम हमने मतलब सॉल्व कर ली, इतनी चीज़ हमने सीख ली है। तो अब आ जाते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो मैंने ना इसमें कुछ चेंजेस करे। ठीक है, मान लेते हैं इस तरीके से मैंने लिख दिया प्रिंट, और और मैं इसके अंदर ना कुछ भी लिख देने वाला हूँ। ठीक है, सब गलत-गलत लिख दूँगा। तो अब इसको मैंने एग्ज़ीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब आप थोड़ा लॉजिक लगाना है यहाँ पे, क्योंकि जो मैं बोलूँगा थोड़ा-सा उसको ध्यान से समझना, कि मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए तो जानबूझ के गड़बड़ करी है। लेकिन इन केस अगर मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता, और प्रोजेक्ट बनाते टाइम मैं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाह रहा था, मैं कोई एरर नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे से हो गया कुछ एरर। ठीक है, और ये उस एरर की वज़ह से ना मेरा पूरा कोड खराब हो गया है। ठीक, तो इस
मतलब ये जो कोड मैंने लिखा है इसकी वजह से पूरा कोड खराब हो गया। अब मैं क्या चाहूँगा कि मैं अपने प्रीवियस वर्ज़न पे जंप कर पाऊँ। प्रीवियस वर्ज़न कौन-सा? मान लेते हैं कोई भी एक वर्ज़न। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फर्स्ट वर्ज़न पे आ पाऊँ। ये जो इनिशियल कमिट वाला वर्ज़न था ना, इस पे आ पाऊँ। तो कैसे आ पाऊँगा मैं उसमें? तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है git checkout चेकआउट और अपनी इस क्या कहते हैं जो पहली आपने जो भी मतलब जो भी आपने वर्ज़न सेव किए थे ना उसका जो वो होता है सीरियल नंबर होता है। तो आपको उसको कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से। फिर कंट्रोल कॉपी और इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है? जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप प्लीज़ कमिट योर चेंजेस स्ट्रेस बिफोर लोकल चेंजेस टू द फॉलोइंग ओवर रिटन बाय चेकआउट। 1 मिनट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक बार मैं देख लेता हूँ गिट स्टेटस। ठीक है? अच्छा मैंने सेव नहीं किया शायद स्टेटस। ठीक है? हाँ, तो मैं इसको पहले ऐड कर लेता हूँ जल्दी गिट ऐड डॉट गिट कमिट एम इर्रेलेवेंट लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। इर्रेलेवेंट है, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि अब मैं जाना चाहता हूँ वापस अपने पुराने वर्जन्स पे। तो मैं लिखूँ गिट चेक आउट। ठीक है? गिट चेकआउट और आपकी जो इमेज का नाम था, ये इनिशियल कमिट। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमेज पे जाना है? तो उसके लिए आप सबसे पहले लिख सकते हैं गिट लॉग्स। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। आपको लिखना पड़ेगा गिट लॉग्स और लॉग्स अरे लॉग नहीं सॉरी 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 गिट लॉग लॉग निकल जाता है। गिट लॉग और आपके पास सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैंने बेसिकली 4 इमेजेस सेव कर लिए। ठीक है? तो अब एंड पे क्यों आ गए? एक मिनट में दोबारा से खोलता हूँ इसको। यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा शो मोर ऑप्शन गिट बैश। ठीक है? गिट स्टेटस। हाँ ठीक है। अब मेरे को लिखना पड़ेगा गिट लॉग। तो उससे मेरे को पता चलेगा कितनी इमेजेस है मेरे पास। ओके। एक मिनट, हाँ एक मिनट। हाँ जी। तो क्या कहते हैं कि आप यहाँ तक पहुँच गए थे, हाँ। उसके बाद मैंने बोला था आप चेक कर सकते हैं गिट लॉग में जाके। तो आपको ये सारे क्या कहते हैं प्रीवियस वर्जन की हिस्ट्री बता देगा कि कौन कितने वर्जन आपने सेव किया और सबका हर किसी का सीरियल कोड क्या है। तो उसके बाद आप लिखेंगे गिट चेक आउट और जो भी वर्जन आप चेकआउट करना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए सबसे पहला वर्जन चेकआउट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है? और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ना ऑटोमेटिकली चेंज आ गया। देखो दोनों के अंदर ये सबसे पहला वाला वर्जन आ गया जिसके अंदर मैंने दोनों के अंदर एक एक लाइन लिखी थी। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि अब मैं इसके अंदर जा सकता हूँ और इसके अंदर मैं फिर से क्या कहते हैं वो कुछ भी चीज़ टाइप कर सकता हूँ, उसको फिर से सेव कर सकता हूँ। तो जो मेरी प्रॉब्लम आई थी ना, मैंने उसको क्या कर लिया, यहाँ पे टैकल कर लिया है। ठीक है? अगर मान लेते हैं कि मैं ये वाले वर्जन पे नहीं जाना चाहता, मैं दूसरे वर्जन में जाना चाहता हूँ, फिर से मैं लिखूंगा गिट लॉग और क्या कहते हैं इसके अंदर केवल ये वाला कमिट आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी क्या कहते हैं एक ही कमिट हुआ है ये सबसे पहले वाला वर्जन पे। ठीक है? अब और वर्जन्स कहाँ थे हमारे, ये वाले वर्जन्स। मान लेते हैं कि ना मैं इस वाले वर्जन में जाना चाहता हूँ, अपने थर्ड वाले वर्जन पे जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट चेकआउट और जो मेरा थर्ड वर्जन है यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा मैं, कंट्रोल कॉपी, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे मैं पेस्ट करूंगा देखो ऑटोमेटिकली इसके अंदर दो लाइन्स आ गई क्योंकि इस वर्जन के अंदर दो लाइन्स थी। ठीक है? इन केस मान लेते हैं कि अब मैं इस वाले में चेंजेस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ना इसकी एक और ब्रांच बना दूँ। मतलब बेसिकली एक ब्रांच तो मेरी रहे जो डेमो वाली ब्रांच थी। ठीक है? अगर मैं आपको गिट ब्रांच दिखा दूँ तो केवल एक ही ब्रांच होगी इसके पास। कौन सी वाली, डेमो वाली, ये आपको देख सकते हैं। ठीक है? अब डेमो वाली ब्रांच थी केवल। अब मैं चाहता हूँ ना कि इसके ना दो ब्रांचेस बन जाएं, एक ब्रांच जिस पे मैं कोई एक्सपेरिमेंटेशन कर सकूं और एक ब्रांच वो जिसमें जो एज इट इज़ रहे। तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके लिए कोड होता है यहाँ पे लास्ट में कहीं ना कहीं लिखा होगा। ठीक है? ये रहा गिट चेकआउट बी न्यू ब्रांच और उस क्या कहते हैं उस वर्जन का सीरियल नंबर आपको देना पड़ता है। ठीक है? इसको हम एक बार लिख के भी देख लेते हैं। हम्म, हम्म। ठीक है? तो गिट ब्रांच और बी। ठीक है? और क्या कहते हैं उसका नाम, नाम हम दे देते हैं क्या नाम दे देते हैं, सेकंड ब्रांच दे देते हैं, सेकंड, SECOND, सेकंड ब्रांच। और
यहाँ पे मैं अपनी इमेज को सेव कर दूँगा, उस इमेज का सीरियल कोड जिससे मैं ब्रांच बनाना चाहता हूँ। मान लेते हैं मैं सेकंड वाले से बनाना चाहता हूँ, तो उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? और मैं एंटर मार दूँगा। तो अब क्या हो गया कि यहाँ से कितनी ब्रांच बन गई? 2 ब्रांच बन गई होंगी, अगर मैंने सही कोड लिखा है तो। हाँ, सॉरी, मैंने गलत कोड लिख दिया, यहाँ पे चेकआउट डालना था। गेट चेकआउट बी, और ब्रांच का नाम सेकंड, और यहाँ पे उस ब्रांच का मतलब उस वर्ज़न को पेस्ट कर देना और एंटर मार देना है, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं कि सेकंड ब्रांच में जंप कर चुका है। और अगर मैं आपको गिट ब्रांच करके दिखाऊँ, गिट ब्रांच एंटर करके दिखाऊँ, तो आपको दिख जाएँगे कि यहाँ पे अब 2 ब्रांचेज़ बन चुकी हैं, एक डेमो वाली और एक सेकंड वाली। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि मतलब इस तरीके से हम कितनी भी ब्रांचेज़ बना सकते हैं और हर एक ब्रांच पे हम अलग तरीके से काम कर सकते हैं और हमारा जो ओरिजिनल कोड होगा वो खराब नहीं होगा। ठीक? तो मेरे ख़्याल से मैं आपको समझा पाया हूँगा कि गिट की क्या ज़रूरत है और कैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और किस तरीके से हम इससे अलग-अलग ब्रांचेज़ बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के वर्ज़न्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आई, तो हम प्रीवियस वर्ज़न पे कैसे जंप कर सकते हैं। वहाँ से उसी वर्ज़न पे हम फिर से कैसे मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, फिर से कैसे कोड लिख सकते हैं, उसकी नई ब्रांचेज़ कैसे बना सकते हैं। कहीं-कहीं पे थोड़ा बहुत अगर ऊपर-नीचे हो गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगूँगा, ठीक है? और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।